और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस, इन दो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो यहाँ पर आने वाले हर एक टेस्ट को देखिए। प्रीवियस टेस्ट को देखने के लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं। हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना जो स्कोर हो उसको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 4 को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी फैक्ट आप जानते हैं वो ज़रूर बताइए, और यहाँ पर आपको कहीं से कुछ खोजना नहीं है। राइट नाउ अभी जो आपके दिमाग में है सिर्फ उतना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इससे आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं और दूसरों को बेनिफिट भी पहुंचा सकते हैं। सो अभी तक किसी का रिस्पांस नहीं आया, इसीलिए मैंने इस इमेज को दोबारा से रिपीट करा है। महात्मा गांधी हाल फिलहाल में फिर चर्चा में रहे थे। वो क्या सब्जेक्ट था, क्या कारण था जिसकी वजह से चर्चा में रहे थे, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर आगे मूव ऑन करें। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग यूपी पीसीएस की या फिर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा 1000 एमसीक्यू पर मंथ का ये हमारा कोर्स है। इसको अगर आप परचेज करेंगे तब आपको ना तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ना ही कोई स्टैंडर्ड बुक, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इतना भर काफ़ी होगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो व्याख्या के साथ में है, और व्याख्या इतनी सफिशिएंट है कि पूरा पूरा टॉपिक उसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। सो इसको आप अगर परचेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और 100% मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जो आपका ये पीडीएफ कोर्स है इसके बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो इसका फीस रखा गया है दैट इज़ जस्ट 500 रुपीज़ पर 1000 क्वेश्चंस, या फिर हर एक महीने का आप कह सकते हैं कि 500 रुपीज़। तो जिस भी तरीके से आप चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9027281376। इसके अलावा एक नंबर है आपका 6395649901। दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, नवीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। अब ये कृष्ण वन है, राजराज चोल हैं, विजयाला हैं, या फिर आपका ये परांतक हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि विजयाला। इन्होंने नींव डाली थी चोल साम्राज्य की, ठीक है। अब अगर स्टार्टिंग में बात करें हम कि विजयाला एग्जैक्टली स्टार्टिंग में क्या थे, क्योंकि कोई भी ऐसा तो हो नहीं सकता डायरेक्टली सम्राट बन जाए एक नॉर्मल आदमी से, कुछ ना कुछ तो पहले रहे होंगे। तो पहले ये जो थे ये पल्लव जो वहाँ पर शासन कर रहे थे, पल्लवों के ये सामंत हुआ करते थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे, ठीक है। तो ये ज़रूर इसको याद रखिएगा, पल्लवों के पहले ये सामंत थे। अब 850 यानी कि 850 ईस्वी में तंजौर पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। और इस समय अगर हम बात करें जब इन्होंने अधिकार किया था, तो इस समय पल्लव और पांड्य ये जो साम्राज्य थे इनके बीच में लगातार लड़ाई चल रही थी, लगातार संघर्ष का दौर चल रहा था, ठीक है। जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे पल्लव जो थे वो डाउनग्रेड मतलब करते चले गए किसको? पांड्यों को। तो पांड्यों की स्थिति वो थी एकदम निर्बल होती चली गई, ठीक है। अब उस स्थिति का विजयालय ने फ़ायदा उठाया और तंजौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? पहली बात ये कि विजयाला की बात करें, ये किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों ने जो पांड्य राजा थे, ठीक है, इन पांड्य जो साम्राज्य था या फिर जो शासन था, इस शासन को लगातार ये लोग क्षति पहुंचाते रहे, और ये हो गया डाउनग्रेड, ठीक है, या फिर इनको बोले तो ये निर्बल हो गए। जैसे ही ये निर्बल हुए तो विजयाला ने क्या करा? तंजौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये पूरी कहानी है इनके मतलब अपने साम्राज्य को स्थापित करने से पहले की चोल साम्राज्य को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इन्होंने दुर्गा देवी का मंदिर भी बनवाया था। ये चीज़ बस इसके बाद याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें बात करी गई है आपसे कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। ये हेरोडोटस हैं, ये यूरिपिडीज़ हैं, या फिर ये थ्यूसिडाइस हैं, या फिर ये सुकरात हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। सो अगर हम बात करें इतिहास के पिता की तो ऑप्शन ए जो होगा यानी कि हेरोडोटस, ये यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब हेरोडोटस कहाँ के थे? तो यूनान के थे, यूनान के एक लेखक थे, और इन्हीं को बोला जाता है इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरिका एक बुक है जो इनकी ही बुक है, क्या है? हिस्टोरिका,
इस बुक का नाम ज़रूर याद रखिएगा कि हिस्टोरिका, ये जो बुक है किसने लिखी, ये लिखी हेरोडोटस ने, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें इंडिया और जो फारस है इसके बीच में कैसे रिलेशन थे उस सब का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है, और ये सब कुछ अनुश्रुति यानी कि जो सुनी सुनाई बातें थी उस पर बेस्ड ये बुक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करी गई है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब ये इसमें आपको दिया हुआ है पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज चौहान, यही थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। अब इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा था 1177 यानी कि 1177 से लेके 1192, ठीक है, अजमेर पर इन्होंने शासन किया था, अजमेर के शासक थे। और जब आपको ये चीज़ तो पता ही होगी 1191 में हुआ था आपका तराइन का वॉर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है और अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सो तराइन का वॉर ये किस किस के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। बट अगले ही साल यानी कि 1192 में मोहम्मद गौरी से फिर इनका युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने इन्हें हरा दिया था। उसका रीज़न भी क्या था, जयचंद, ठीक है। अब जयचंद और गौरी के बीच में कब और कहाँ युद्ध हुआ ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है पैगंबर हजरत मोहम्मद, इनका जन्म कब हुआ। अब ये 570 ईस्वी में हुआ, 622 में, 642 या फिर 670। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि 570। कहाँ पर हुआ ये भी ज़रूर पूछा जाता है, तो मक्का, आई थिंक ये सबको पता होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पर है आपका, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब में मक्का है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने इस्लाम धर्म को स्टार्ट किया, ये तो सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद अगर इनकी हम डेथ की बात करें तो डेथ हुई थी इनकी 632 ईसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है इसमें बात करी गई है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, निकेत कहते हैं या फिर बायोम कहते हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो देखिए जहाँ पर जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ई यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें किसी प्रजाति विशेष की तो उसके जो पौधे हैं या फिर जीव हैं या फिर कोई और जीवधारी की बात करें तो उनके रहने की जो जगह है, एक्चुअल जो लोकेशन होती है वो उनका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। और जब कोई पादप यानी कि जो हम प्लांट्स की बात करें या फिर किसी एनिमल कम्युनिटी की बात करें तो किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बहुत बड़ा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, एरिया होता है, उस पर निवास करता है तो उसे बायोम भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कई सारे इसके नाम हो सकते हैं, यानी कि आवास भी यहाँ पर इसका सही हो सकता है और बायोम भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, दैट इज़ वाई कि ऑप्शन ई जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। ये वनों उन्मूलन है, मरुस्थलीकरण है, बाढ़ और अकाल है या फिर वर्षा की परिवर्तनशीलता। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की बात ही क्या कहें, ये और जगह की भी कहानी है। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ पर बेइंतहा पेड़ काटे जाते हैं, वनों को काटा जाता है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन होता है, जिसकी वजह से चाहे बाढ़ की बात कर लें या फिर हम रेगिस्तान का बढ़ना कह लें या फिर वर्षा में जो एकदम से उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो ये सब कुछ जो है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं। तो जो मेन रीज़न है वो क्या है आपका, वनों उन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर बोला गया है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित जो विभिन्न घटक हैं इनका सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो आपको सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम घास पारिस्थितिकी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो ग्रास इकोलॉजिकल सिस्टम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा भैया, घास होगी, ठीक है। घास में बैठेंगे टिड्डे, टिड्डे को खाएगा कौन, मेढक, ठीक है, और मेढक को कौन खाएगा, सर्प खाएगा। तो यहाँ पर जो एक पूरी श्रृंखला आएगी, जो एक चेन बनेगी, वो क्या बनेगी आपकी, सबसे पहले घास, घास के ऊपर बैठा टिड्डा, टिड्डे को खाया मेढक ने और मेढक को खा गया कौन, सांप। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा।
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी निकाय यानी कि जो इकोलॉजिकल बॉडी है उसमें ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत क्या होता है। सो देखिए पूरी पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो भैया ऊर्जा का एक ही प्राथमिक स्रोत है, दैट इज सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो टोटल पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, 22। टोटल आर्टिकल की बात करें तो 395 प्लस, और अगर हम बात करें कितने शेड्यूल हैं या अनुसूची हैं तो कितनी है, 12 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1 डिफाइन करता है हमारे कंट्री को कि कितने स्टेट हैं, कंट्री हमारी क्या है। ठीक है, इसको करता है, इसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 दिए हुए हैं। वहीं पार्ट 2 की बात करें तो ये आपका सिटीजनशिप को बात करता है, क्योंकि अगर आप बात करें किसी भी कंट्री की तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग किससे होगी कि स्टार्टिंग में ये बताया जाएगा कि कंट्री की टेरिटरी क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के लोग जो हैं वो लोग यहाँ पर कौन यहाँ के लोग होंगे, कौन नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि उनके मौलिक अधिकार क्या होंगे। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर ये चलता रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि पार्ट 2, दैट इज फॉर आपका नागरिकता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक या फैक्टर जो है किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। सबसे पहला यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है जिसमें बात करी गई है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। सो जैसे ही हमने बोला कि कमिटेड जुडिशरी, तो जुडिशरी किसके लिए कमिटेड होगी, वो होगी गवर्नमेंट के लिए। अब जब गवर्नमेंट के लिए जुडिशरी कमिटेड हो गई यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो जाएगी नहीं वो, तो इस तरीके से नागरिकों की जो सुरक्षा है वो तो कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि पहला तो यहाँ पर ये गलत हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पर उदार लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिसमें बात करी गई है शक्तियों का केंद्रीयकरण, तो देखिए भैया अगर शक्तियों का केंद्रीयकरण हो जाएगा जो आज की डेट में हो गया है ऑलमोस्ट, तो एक ही आदमी के पास या फिर कुछ ही लोगों के पास पूरी ताकत आ जाएगी। तो जब किसी के पास भी ताकत आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है दूसरों के जो अधिकार होंगे उनको छीना जाएगा। ये सर्वविदित है और वही आज की डेट में चल भी रहा है। तो इस तरीके से ये भी हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा, हमारे क्या उदार लोकतंत्र के लिए। तीसरा, अगर हम निर्वाचित सरकार की बात करें तो निर्वाचित सरकार एक तरीके से देखने में लगता है कि हाँ यार ये एक सही चीज़ हो सकती है लोकतंत्र के लिए, बट अगर आप सोचिए अगर आज के सिनेरियो में हम बात करें तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी है, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। रीज़न क्या है तो सरकार कैसी निर्वाचित, बट जिनका मत ज़्यादा है यानी कि जो मेजॉरिटी में है उनके द्वारा वो निर्वाचित सरकार है। इस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको वो सेफ फील नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक लोकतंत्र के लिए सही साइन नहीं है या फिर एक उदार लोकतंत्र की परिभाषा के अंदर सूट नहीं करता। तब क्या करता है, शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि हर किसी की शक्तियां डिवाइडेड हों, कोई किसी को ओवरलैप ना कर रहा हो, उस केस में ही लोकतंत्र को सही मायने में समझा जा सकता है, उसको लोकतंत्र को बनाया जा सकता है या कैरी ऑन कराया जा सकता है। चलिए आई थिंक कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। इसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे बात करी गई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। वो राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, सामाजिक प्रजातंत्र को, गांधीवादी प्रजातंत्र को, या फिर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इंक्लूड करा गया ताकि जो सोशल और इकोनॉमिकल प्रजातंत्र है इसको स्थापित किया जा सके। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि आपकी भारतीय नागरिक जो है उनके मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। पहला दिया हुआ है कि ये जो ड्यूटी है इनको प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरा है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही गलत है। सो अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें पूछी जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल। तो पार्ट की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A इसके अंदर ये दिया हुआ है या फिर 4 का। वहीं अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल क्या है आपका 51A यानी कि 51 का।
इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में दिया हुआ है। अब कौन सी समिति थी जिसने रिकमेंड करा कि ये होनी चाहिए, तो स्वर्ण सिंह समिति, इसको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड करा गया, तो 42वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब यहाँ पर बात आती है ये दोनों स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बात करी गई है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो देखिए, ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि इन कर्तव्यों को अगर आप पालन नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पे कोई कानूनी कार्रवाई होने लगेगी। समझ रहे हैं? तो ये जो कर्तव्य हैं ये आपको निभाने चाहिए, ये बात सही है। बट जैसा आपका नीति निर्देशक तत्व है उसी तरीके से है कि इसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पे कानूनी कार्रवाई होने लगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जहाँ पर बात करी गई कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, तो विधिक कर्तव्यों के साथ ये परस्पर संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य जो होते हैं वो विधिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि अगर कानूनी होते तो भाई इनसे रिलेटेड फिर ऐसी भी कार्रवाई हो सकती थी अगर आप पालन नहीं करते तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे इनकरेक्ट हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें आपसे बात करी गई है कि मेघालय पठार जो है वो किसका भाग है, मेघालय जो है किस पठार का भाग है। अब ये हिमालय श्रेणी है, प्रायद्वीपीय खंड है, पूर्वी घाट है, या फिर ये सतपुड़ा श्रेणी है। तो ऑप्शन बी यानी कि पेनिनसुलर जो पार्ट है उसका ये एक पार्ट है मेघालय का पठार। ठीक है, तो मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही वो एक एक्सटेंशन है। समझ रहे हैं? तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जब हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, इधर हम मेघालय प्लेट्यू की बात करते हैं, बीच में पड़ता है यहाँ पर क्या, मालदा गैप। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इस तरीके से भी आता है कि मालदा गैप इन निम्न में से किसके बीच में है, तो प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय पठार के बीच में आता है मालदा गैप। चलिए, अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। अब ये मुंबई है, चेन्नई है, कोचीन है, या फिर विशाखापट्टनम। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि चेन्नई। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है और उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। तो आपको जो शहर दे रखे हैं वो क्या है, जंजीरा दिया हुआ है, कन्नूर दिया हुआ है, नागरकोइल दिया हुआ है और सिंधुदुर्ग दिया हुआ है। तो अगर आपको स्टेट पता होगा तब आप इजीली इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जंजीरा की, तो ये कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं सिंधुदुर्ग की बात करें तो सिंधुदुर्ग भी आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। दोनों के डिस्ट्रिक्ट अलग हैं बट एक ही जगह पड़ते हैं, मतलब एक ही स्टेट में पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कुन्नूर की, तो कुन्नूर कहाँ पर पड़ता है आपका, केरला में पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर नागरकोइल की बात करें तो नागरकोइल आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये तो हो गए इनके स्टेट। अब आपको ये जो है किस तरीके से अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो दो हैं 1 और 4 ये तो हैं नॉर्थ में, और ये जो दो हैं सेकंड और थर्ड ये कैसे हैं, साउथ में। तो नॉर्थ से अब चलेंगे तो ना तो पहला वाला होना चाहिए ना ही होना चाहिए आपका फोर्थ वाला। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो इसमें जो पहला हमारा ऑप्शन है जिसमें हम सबसे पहले जंजीर को जो लिए थे नॉर्थ में, इसके बाद सेकंड वन आ गया आपका कौन सा, कुन्नूर, जो कि केरला वाला है। तो ये तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरे की बात करें, सबसे पहले कुन्नूर ले लिया यानी कि केरला वाला, उसके बाद हम चले गए कहाँ पर, फिर नॉर्थ में, मतलब पहले साउथ से स्टार्ट करा और नॉर्थ में पहुँचे, तो ये भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरे वाले की बात करें, सबसे पहले नॉर्थ में चले, इसके बाद सेकंड वाला, फिर चलिए नॉर्थ में चले, इसके बाद फोर्थ वाला यानी कि सिंधुदुर्ग। तो ये आपका सिंधुदुर्ग कहाँ पड़ रहा है, ये आपका पड़ रहा है कहाँ पर, नॉर्थ में, सॉरी ये यहाँ पर आ गया आपका साउथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी गलत हो गया कि पहले नॉर्थ फिर साउथ फिर नॉर्थ, तो ये भी गलत है। इसके बाद जब हम फोर्थ वन की बात करते हैं इसमें 1 4 2 3 ये एब्सोल्युटली सही होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा आपका, नॉर्थ में जंजीरा आएगा, जंजीरा के बाद आएगा सिंधुदुर्ग, उसके बाद आएगा आपका केरला का कुन्नूर और उसके बाद नागरकोइल।
ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि 10 डिग्री चैनल ये किसको पृथक करता है। ये अंडमान को निकोबार से करता है, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि अंडमान से निकोबार को। ठीक है, इस तरीके से ये। अब ये जो आपका 10 डिग्री चैनल है ये आप कैसे याद रख सकते हैं, मतलब कई बार कन्फ्यूजन होता है ना। सो इसको आप लिटिल I10 कार याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लिटिल से क्या हो जाएगा आपका लिटिल अंडमान, ठीक है, छोटा जो अंडमान है, और I10 का मतलब क्या हो गया आपका, ये 10 डिग्री चैनल हो गया, और वहीं कार की बात है, कार निकोबार हो गया। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार को ये डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब उनको सेपरेट करता है। और ये कौन सा, लघु अंडमान की बात कर रहे हैं, फिर लिटिल अंडमान की बात कर रहे हैं, तो ये आपको लिटिल I10 कार बस याद रखनी है, तब आपको ये 10 डिग्री चैनल हमेशा याद रहेगा किस तरीके से किसको ये पृथक कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17th पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो युग्म है, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। अब ये दिया हुआ आपका मेसान की खोज, ठीक है, तो ये किसने इसकी खोज करी थी? हिडेकी युकावा ने, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा है पॉजिट्रॉन की खोज, इसकी खोज CD एंडरसन और UF हेस ने करी थी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, ये किसने दिया? तो ये दिया HA बेथे ने, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद जो ऑप्शन डी है ये है आपका परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, ये एनरिको फर्मी इन्होंने किया, ये यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये एनरिको फर्मी ने नहीं किया था, ये करा था आपका GT सीबोर्ग। ठीक है, GT सीबोर्ग ने किया था, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आएगा। और क्योंकि हमें यहाँ पर चुनना था जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये तीनों तो सुमेलित हैं, इसलिए ये हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर एनरिको फर्मी गलत दिया हुआ है, इसकी जगह होना चाहिए था GT सीबोर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18th पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र था वो निम्न में से कौन सा है। अब ये नरौरा है, तारापुर है, कलपक्कम है, या फिर कोटा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि तारापुर। ये इंडिया का पहला जो परमाणु विद्युत संयंत्र है ये था। अब ये तारापुर कहाँ पर है आपका? मुंबई में। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना है, मुंबई में है ये, और 1969 से ये ऑपरेशनल में है, यानी कि काम करना इसने स्टार्ट कर दिया है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें बात करी गई है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कौन सा है? BARC है, ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो अभी हमने देखा कि कौन सा होगा आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, ये पहला ऊर्जा केंद्र है इंडिया का, इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन जिसमें बात करी गई है पोखरण सेकंड परीक्षण, ये एग्जैक्टली हुआ कब? तो पोखरण सेकंड, अब ये 11 मई तो आई थिंक सबको याद होगा। अटल बिहारी वाजपेयी इनकी जो फेस है वो आपको ज़रूर याद होगा, उसमें APJ अब्दुल कलाम भी थे। बहुत मतलब फेमस वो पिक है जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होते हैं, साथ में उनके कलाम साहब खड़े होते हैं, और वो पोखरण वाला पूरा जो पिक्चर है वो उसके अंदर होता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, सो इसके साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वाला इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो, और कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्टार्टिंग में जो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कि भाई जो कुछ आप जानते हैं वो ज़रूर उनके बारे में बताएं। सो आई होप कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों का नाम मेंशन कर पाऊँ। चलिए इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करने से पहले बस इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाइएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी बात हो जो आप मुझसे कहना चाहें, कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं।